नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 29 मार्च 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। और दैनिक क्विज के अंतिम भाग में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, छावनी बोर्डों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब हम छावनी बोर्डों या कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करते हैं तो हम ध्यान रखें, इनके अंदर जो भी शहरी स्वशासन होता है या आवास के संबंध में प्रमुख रूप से जो कार्य होते हैं वह भारत संघ का विषय होता है और इसे हमारे संविधान की संघ सूची प्रविष्टि 3 के अनुसार दिया गया है। हम ध्यान रखें, कैंटोन बोर्ड का जो गठन है वह एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से छावनी अधिनियम 1924 जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, यानी छावनी अधिनियम 2006, इसके द्वारा प्रमुख रूप से अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में देश में 62 इस तरह की छावनी कार्य कर रही हैं। प्रमुख रूप से इनका जो प्रशासन है वो छावनी बोर्ड के द्वारा देखा जाता है और यह एक लोकतांत्रिक निकाय के रूप में काम करता है। किसी भी छावनी में जो स्टेशन कमांडर होता है वो बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इसी के साथ साथ IDES यानी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इसका या रक्षा संपदा संगठन यानी डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई भी एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और वह बोर्ड का सदस्य सचिव भी होता है। इस बोर्ड में लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करने के लिए और आधिकारिक प्रतिनिधित्व को संतुलन करने के लिए बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत यानी पदेन सदस्य समान रूप से प्रतिनिधित्व पाते हैं। छावनी सैन्य स्टेशन से अलग होता है, क्योंकि जब हम सैन्य स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सशस्त्र बलों के उपयोग और आवास के लिए सुविधाएं होती हैं और ये कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित किए जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम छावनी की बात करते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करते हैं, तो इनमें सैन्य और नागरिक दोनों आबादी शामिल हैं। प्रमुख रूप से इसे 1924 के छावनी अधिनियम, जो छावनी अधिनियम 2006 भी अब कहलाता है संशोधन के बाद, उसके अंतर्गत गठित किया जाता है। रक्षा संपदा महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सीधे अधीन आता है, वह छावनी प्रशासन को प्रमुख रूप से नियंत्रित करता है। कैंटोनमेंट बोर्ड की इस जानकारी के आधार पर हम अपने प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं। पहला, यह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है लेकिन इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यह कथन गलत है। दूसरा, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, सही है, क्योंकि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तीसरा कथन, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखें, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अवश्य है। अगर हम मनोनीत सदस्यों की बात करें तो कैंटोनमेंट बोर्ड में जिस पद पर वो रहते हैं उसके आधार पर उनको मनोनीत किया जाता है, यानी जब तक वो कैंटोनमेंट बोर्ड में काम कर रहे हैं तब तक वो मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, यानी उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित नहीं होता है। केवल निर्वाचित सदस्य जो छावनी बोर्ड में होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है। इस आधार पर तीसरा कथन भी गलत है। पहला और तीसरा गलत है तो हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड और तेलंगाना सरकार के बीच में विकास की कुछ गतिविधियों को लेकर एक विवाद की स्थिति बन गई है। प्रमुख रूप से यह विवाद हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी उनके बीच में है, जिसके आधार पर सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से एक नाले को गुजरने की स्थिति बन रही है, जिसके आधार पर जो भी एक कॉलोनी में बाढ़ की जो स्थिति आती है या पानी का जमाव हो जाता है उसको रोका जाए। उसके संदर्भ में आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है, इसी आधार पर एक विवाद की स्थिति यहाँ पर सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड और तेलंगाना सरकार के बीच में बन रही है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, एलोप्सिया एरेटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है। पहला, यह एक सामान्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर बाल झड़ते हैं। हम ध्यान रखें, एलोप्सिया एरेटा का मतलब एक तरह का शरीर में ही जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र है उसके द्वारा एक घटना होती है जिससे जो बाल एक तरह से शरीर में उगने की स्थितियां हैं वो रुकती हैं। यानी प्रमुख रूप से अगर हम सर की बात करें तो वहां पर एक ऐसे पैच बन जाते हैं जहां पर बिल्कुल बाल नहीं रहते हैं। हम एरेटा का मतलब ध्यान रखें,
पैच से होता है, धब्बों से होता है। एलोपेशिया एरेटा का मतलब ही है कि छोटे छोटे एक धब्बे के रूप में वो इलाके बन जाते हैं सर में जहां पर बिल्कुल बाल नहीं रहते हैं। एलोपेशिया एरेटा शरीर के किसी भी भाग में विकसित हो सकता है जहां पर बाल हैं, लेकिन अगर हम सर की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से एक तरह से देखा जाता है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है, यह शरीर पर कहीं भी विकसित हो सकता है। तीसरा, यह उम्र और लिंग की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकता है, यानी किसी भी उम्र में और किसी भी लिंग यानी महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है। तो ऐसा कोई अंतर एक तरह से नहीं है। तो यहाँ तीसरा कथन भी सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, 1, 2 और 3। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि ऑस्कर पुरस्कारों के संदर्भ में एक घटना के बारे में आप चर्चा सुन रहे होंगे, जहां पर ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले एक्टर विल स्मिथ के द्वारा इस कार्यक्रम को होस्ट करने वाले कॉमेडियन क्रिस रॉक को चाटा मारा गया है। इस चाटे का प्रमुख रूप से कारण एक मजाक माना जा रहा है जो क्रिस रॉक ने बिल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के साथ में किया, और इस मजाक में उन्होंने उनकी बीमारी एलोपेशिया एरेटा के संबंध में एक तरह से एक मजाक उड़ाया। इस बीमारी के कारण विल स्मिथ की पत्नी जेडा के सर के बाल एक तरह से झड़े हुए हैं, और उसी को एक तरह से क्रिस रॉक ने मजाक उड़ाया, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को यह चाटा मारा। इसीलिए इस बीमारी एलोपेशिया एरेटा के संबंध में हमने आपसे प्रश्न पूछा है। आज का तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। कठोर और नरम मूंगों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अंतर सही हैं? यह है, पहला, कठोर मूंगे कैल्शियम आधारित कंकालों का स्राव करते हैं, नरम मूंगे नहीं। जब हम कठोर मूंगों की बात करते हैं तो उनके चारों तरफ कैल्शियम का एक तरह से एक ढांचा सा बना होता है जो उनके शरीर के भाग से एक तरह से उत्सर्जित होकर इकट्ठा हो रहा होता है, और ये केवल एक मूंगे नहीं कई मूंगे एक तरह से मिलकर बनाते हैं और पूरी एक कॉलोनी सी बन जाती है। इसकी तुलना में अगर हम नरम मूंगे या सॉफ्ट कोरल की बात करें तो उनमें इस तरह की स्थिति नहीं होती है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, कठोर कोरल को रीफ बिल्डिंग कोरल कहा जाता है, जबकि सॉफ्ट कोरल की रीफ बिल्डिंग में भागीदारी नहीं होती है। ध्यान रखें, कठोर कोरल में ये जो कैल्शियम का आवरण होता है ये एक तरह से इकट्ठा होकर कोरल रीफ निर्माण में सहायक होता है। इसके विपरीत अगर हम सॉफ्ट कोरल या नरम मूंगों की बात करें तो उनके द्वारा कैल्शियम का कोई उत्सर्जन ऐसा नहीं होता, ना एकत्र होता है। तो रीफ बिल्डिंग यानी अगर हम बैरियर रीफ की बात करें, जैसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, तो इस तरह की रीफ निर्माण में उनका योगदान नहीं होता है। दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मूंगों की अगर हम बात करें तो यह एक तरह के जीव हैं, और इन्हीं के शरीर के अगर हम भाग में देखें तो प्रमुख रूप से कुछ एल्गे या शैवाल एक तरह से पाए जाते हैं, और ये जो शैवाल मूंगों में प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं उसी के कारण मूंगों का एक तरह से अलग अलग रंग होता है। शैवाल और जो मूंगे हैं वो एक दूसरे के साथ सहसंबंध में काम करते हैं। प्रमुख रूप से मूंगों के द्वारा शैवाल को रहने के लिए और कुछ आवश्यक पोषण दिया जाता है। इसकी तुलना में ये जो शैवाल हैं यह प्रमुख रूप से सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, और यह भोजन एक तरह से मूंगों को प्राप्त होता है। तो यह सहसंबंध में एक तरह से आपस में जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर मूंगों के जन्म लेने के लिए जो स्थितियां हैं वह एक तरह से अनुकूल नहीं है, जैसे अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाए या तापमान बहुत कम हो जाए, या समुद्र के पानी में एक तरह से एसिडिटी या खारेपन की स्थितियां बढ़ जाती हैं, तो इन सब कारणों से जो मूंगे हैं उनमें एक तरह से स्थितियां अनियंत्रित होती हैं, और इसका प्रभाव ये रहता है कि जो भी यहाँ पर प्रमुख रूप से शैवाल हैं वो इससे अलग हट जाते हैं। और हमने अभी बात करी कि शैवाल के कारण ही जो मूंगे हैं उनमें अलग अलग कलर आता है। तो जब ये शैवाल मूंगा चट्टानों से हट जाते हैं तो लगभग इनका आकार बिना रंग का हो जाता है। इसी आधार पर हम कोरल ब्लीचिंग एक तरह से कहते हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट में विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, उसके बारे में यह सिद्ध हो चुका है कि वहां पर कोरल ब्लीचिंग की घटना हो रही है। अगर हम कोरल रीफ की बात करें तो जो भी समुद्र में एक तरह से जैव विविधता होती है उसके 25% को उनके द्वारा पोषित किया जाता है। लेकिन अगर हम कोरल रीफ की बात करें तो ये केवल समुद्र के 1% भाग को बनाते हैं, यानी 1% भाग बनाते हैं, लेकिन समुद्र की 25% जैव विविधता का ये संरक्षण करते हैं। आज का चौथा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिए, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है। इस आधार पर पहला कथन गलत है। दूसरा, संसद और राज्य विधानसभाओं के पास सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति है।
ध्यान रखें, यह अधिकार संसद के पास है, न कि राज्य विधानसभाओं के पास। इस आधार पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। दोनों कथन गलत हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, ना तो एक ना ही दो। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत के स्तर पर एक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके कारण बैंक और परिवहन के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं? इसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। इस कारण से खगोलीय दूरियों को नापने में एक तरह से सहायता मिलती है और इसी कारण से हमारा उत्तर हो जाता है डी, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का तथ्य है सूक्ष्म प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कचरे के रूप में उसकी स्थितियां भी बढ़ रही हैं और इसका प्रभाव यह है कि सूक्ष्म प्लास्टिक की जो स्थिति है वो तेजी से विस्तारित हो रही है। अगर हम अपने समुद्री संसाधन की बात करें तो वहां पर भी सूक्ष्म प्लास्टिक का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक अनुसंधान सामने आ रहा है जिसमें मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक के अवशेष पाए गए हैं। अगर ये स्थिति बनती है तो आगे भविष्य में माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंगों में एक तरह से एकत्र होकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां या मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी आधार पर प्रमुख रूप से कुछ अनुसंधान किए गए हैं जिसको हमने यहाँ पर आज के तथ्य में लिया है। जब हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं तो पर्यावरण में प्लास्टिक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक तरह से इस श्रेणी में डाला जाता है। सामान्य तौर पर जो मैक्रो प्लास्टिक है उनसे अलग करने के लिए माइक्रो प्लास्टिक का एक सिद्धांत लाया गया। जैसे सामान्य रूप में आप प्लास्टिक की बोतलें या बैग उपयोग करते हैं तो यह एक तरह से मैक्रो प्लास्टिक है। जब हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं तो इनके आकार को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई सहमति नहीं है कि यह एक आकार है जो सभी देशों के द्वारा दुनिया में स्वीकार किया जाए। माइक्रो प्लास्टिक की परिभाषा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा मान्य मत यह है कि इसका आकार 5 मिलीमीटर से कम लंबाई का होता है और यह परिभाषा प्रमुख रूप से अमेरिका में जो संगठन काम करता है NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन केमिकल एजेंसी, इनके द्वारा प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जहां पर आकार 5 मिलीमीटर से कम है। वर्तमान जिस अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्वैच्छिक रूप से अपने आप को यहाँ पर इस प्रयोग में एक तरह से आगे बढ़ाया और ये संख्या एक तरह से 22 लोगों की है जिनको यहाँ पर परीक्षण में शामिल किया गया और परीक्षण में प्रमुख रूप से यह देखने का प्रयास किया गया कि ऐसे कौन से प्लास्टिक के पॉलीमर हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शरीर में, रक्त में अगर कोई माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है तो वो कौन सा। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 5 प्लास्टिक के बारे में एक तरह से जांच की गई। पहली है पॉलीएथाइलिन टेट्राफ्थलेट PET, पॉलीएथाइलिन जिससे प्लास्टिक कैरी बैग भी बनते हैं, स्टाइरिन के पॉलीमर जिसका उपयोग खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है, पॉली यानी मिथाइल एक्रिलेट और पॉलीप्रोपिलीन। इन 5 के बारे में अध्ययन किया गया। अध्ययन में प्रमुख रूप से पाया गया कि अगर हम पॉलीप्रोपिलीन को छोड़ दें तो जितने भी 4 प्रारंभिक हैं उनकी उपस्थिति मनुष्य के रक्त में एक तरह से पाई गई। अध्ययन में यह देखा गया कि 22 में से जो 17 व्यक्ति हैं उनके रक्त में प्रमुख रूप से जितनी माइक्रोप्लास्टिक की सीमा हो सकती है उससे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। 50% नमूनों में शोधकर्ताओं ने PET के कणों का पता लगाया, 36% में पॉलीस्टाइरिन की उपस्थिति पाई, 23% में पॉलीएथाइलिन और 5% में पॉली। जैसा हमने प्रारंभ में देखा, पॉलीप्रोपिलीन के निशान नहीं पाए गए। जो परीक्षण किया गया उन व्यक्तियों के रक्त में प्रति मिलीलीटर औसतन 1.6 माइक्रोग्राम प्लास्टिक पाया गया। इस रूप में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि रक्त में एक तरह से माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रहा है और रक्त के बाद यह शरीर के अन्य भागों में भी पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जहां पर माइक्रोप्लास्टिक छनकर पहुंच सकता है और इस आधार पर वो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है और लोगों को मृत्यु जैसी स्थिति में भी ले जा सकता है। इस आधार पर ये जो प्रारंभिक अध्ययन है काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस अध्ययन को और विस्तारित करने की आवश्यकता है कि रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की जो स्थिति है वो कितने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, क्योंकि यह एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है जिसको अगर हम समय पर एक तरह से जांच करके पता लगा पाए तो उसको नियंत्रित करने में हम भविष्य में सफल हो पाएंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण पहल यह है कि प्लास्टिक के उपयोग की जो स्थितियां हैं
उनको न्यूनतम किया जाए। वैश्विक स्तर पर इसको लेकर सहमति अवश्य है, लेकिन प्लास्टिक के जो विकल्प हैं वो तेजी से विस्तारित नहीं हो रहे हैं। जब तक वो विस्तारित नहीं होंगे तब तक हम प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं करेंगे और तब तक माइक्रो प्लास्टिक हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहेगी और हमारे लिए भविष्य में यह स्वास्थ्य खतरे के रूप में भी हो सकती है। यह हमारा 29 मार्च 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।